क्या आप जानते हैं कि अमेरिका के ब्रेटन वुड्स ने एक की रोल प्ले किया था पूरी दुनिया से कॉलोनाइजेशन ख़त्म करने में, और इसका हमको स्वराज दिलाने में भी कहीं ना कहीं कुछ हाथ रहा था। वेलकम टू वी थ्री कार्स। मैं हूं प्रोफेसर एम, और इस वीडियो में हम यूएस ईरान वॉर का इंडिया की ऑटो सेक्टर और कार बायर्स एंड कार ओनर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है उसको डिस्कस करेंगे। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल बैकग्राउंड के साथ। मेरी पर्सनल जियोपॉलिटिकल फील्ड की अंडरस्टैंडिंग जो है, इट इज़ लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय पीटर जायान, जो कि एक बहुत ही एक्सपर्ट हैं जियोपॉलिटिक्स के फील्ड में। और पीटर जायान ने 2014 में राइट आफ्टर क्राइमिया एनेक्सेशन उसने प्रेडिक्ट किया है अपनी किताब के अंदर में कि रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक करने वाला है लेटेस्ट बाय 2022। और जब किसी की 2014 में 7 साल इवेंट से पहले विद अ स्पेसिफिक टाइमलाइन उनकी प्रेडिक्शन सही निकलती है, तो उसकी बात में दम तो है, उसकी बात को वेट देना बनता है। इसके अलावा जायान की एक प्रेडिक्शन और थी कि 2023-24 में, जब मैंने पहली बार इनकी किसी ऑथर की किसी किताबों में मैंने पढ़ा था कि गोइंग फॉरवर्ड वी विल स्टार्ट टू सी समथिंग दैट वाज प्री ब्रेटन वुड्स सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल शिपिंग, कि भाई जो इंटरनेशनल कार्गो है वो कार्गो शिप्स के साथ में वॉरशिप्स उनको अकम्पनी करेंगे, उनको एस्कॉर्ट करेंगे इन द हाई सीज टू मेंटेन द सेफ्टी ऑफ देयर कार्गो। इसके अलावा भाई साहब ने एक और प्रेडिक्शन करी थी कि ईरान इज़ गोइंग टू टर्न द एंटायर मिडल ईस्ट इनटू अ स्क्रैम्बल्ड एग। वो बात भी सच होती दिखाई दे रही है। शुरुआत चाहे ईरान नहीं करी हो इस वॉर की, लेकिन ईरान ने मिडिल ईस्ट की भुज्जी तो पूरी बना दी है। अब इंटरनेशनल क्रूड के ऊपर बात करते हैं। ब्रेंट क्रूड जो कि यूके ऑयल है, इसका आईएनआर में एक बैरल का क्या प्राइस चल रहा है ये आप देख सकते हैं। वॉर का पहले वीकेंड में ब्रेंट क्रूड 16% जंप करा और मैक्स 19% तक का इसने हाई लगाया। और उसी टाइम में हमारे ऑटो सेक्टर ने, इंडिया के निफ्टी ऑटो में 3.85% तक का ड्रॉप आया उस वीकेंड के बाद, और मैक्सिमम 5.5% तक ये नेगेटिव गया। इसके बाद जो सेकेंड वीकेंड आया, इस सेकेंड वीकेंड में जब ऑयल रिफाइनरीज और ऑयल फील्ड पे भी अटैक हो चुका था, इसके बाद ब्रेंट क्रूड ने हमारी मार्केट बंद होने के बाद 25% का जंप लगाया और मैक्स 42% तक का हाई लगाया। उसके बाद हमारे ऑटो में एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो निफ्टी ऑटो में हमको 4.2% का रफली ड्रॉप देखने को मिला विद अ मैक्सिमम ड्रॉप ऑफ 5%। नेट एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस इंफॉर्मेशन इन माई नोट्स, ब्रेंट was up since the start of the war. Brent was up 46% with a max high of 65%, और हमारा निफ्टी ऑटो was around 7.75% down with a max ड्रॉप ऑफ 8.6%। तो ये बात हमको क्लियरली एस्टैब्लिश कर देती है कि भाई ऑयल प्राइस का ऑटो सेक्टर के साथ में इन्वर्स कोरिलेशन है। अब ये यूएस ईरान वॉर में यूएस इनडायरेक्टली किन कंट्रीज को अटैक कर रहा है ये देख लेते हैं। इनडायरेक्टली ये जो सारा अटैक हो रहा है ना, ये ब्रिक्स नेशंस के ऊपर होता दिखाई दे रहा है। डायरेक्टली तो चाहे ईरान के ऊपर गोले पड़ रहे हैं, लेकिन डॉलर को लेकर के ना यूएस थोड़ा सेंसिटिव है। जहाँ पे कोई कंट्री डॉलर के बाहर जाकर के ट्रेड करने लगे ना आपस में किसी और करेंसी में, वहाँ पे उनको लगता है कि भाई हमारे हाथ से कंट्रोल जा रहा है। और जब यूक्रेन वॉर के बाद में इंडिया रशिया से ऑयल खरीद रहा है थोड़ा सा सस्ते दामों पर और डॉलर को बाईपास करके, क्योंकि रशिया यूक्रेन के बाद थोड़ा ज़्यादा क्लोजली एग्रेसिवली सैंक्शनड हो चुका है, तो वहाँ पर अमेरिका को थोड़ी ये बातें चुभने लगती हैं। और ब्राज़ील इज़ अ वेरी बिग पार्टिसिपेंट इन द ब्रिक्स नेशंस। ब्राज़ील के ऊपर इनडायरेक्टली प्रेशर बिल्ड कर दिया वेनेजुएला के अटैक के बाद। और रशिया तो के साथ तो अमेरिका की भाई कोल्ड वॉर के टाइम से पुरानी दुश्मनी है। चाइना के ऊपर काफ़ी अच्छा खासा ब्रिक्स नेशन का एक सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेंट है चाइना, और चाइना के ऊपर भी इसमें कुछ अटैक्स होते दिखाई दे रहे हैं इनडायरेक्टली, जो उसको इन्फ्लुएंस करेगा चाइना को। पहला तो चाइना की एनर्जी सिक्योरिटी, उनके इंपोर्ट्स काफ़ी सारे हैं एनर्जी को लेकर के, जो कि मिडिल ईस्ट फुलफिल करता है, और क्रूड ऑयल के अंदर इंपोर्ट्स के ऊपर बहुत हैवी डिपेंडेंसी है। इसके अलावा ऑटो सेक्टर, चाइना की 30 मिलियन की कार प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जिसमें से 8.3 मिलियन इनका एक्सपोर्ट होता है, और उस 8.3 में से 1.4 मिलियन यूनिट्स इनके मिडिल ईस्ट में बिकते हैं। तो मिडिल ईस्ट ने कहीं पर भी चाइना से कोई नफरत नहीं दिखाई है और ओपनली एक्सेप्ट किया है चाइनीज़ ऑटो इंडस्ट्री को। इसके बाद इंडिया एक काफ़ी बड़ा प्लेयर है ब्रिक्स नेशंस में।
That Iris-Dana engagement was outside of the India's exclusive economic zone. So it was enough to piss off India, but not enough to create a situation of conflict. कि जहाँ पे हमको उनके ऊपर अटैक करने का कोई हक नहीं है, इतना ज़्यादा भी उन्होंने पंगे किए नहीं हैं. तो ये बात तो दिखाई दे रही है कि इस अटैक्स के अंदर में कि भाई ब्रिक्स नेशंस से कुछ तो डर लग रहा है अमेरिका को. अब इंडिया की फ्यूल प्राइस हिस्ट्री को समझ लेते हैं फटाफट. 2014 से पहले डोमेस्टिक फ्यूल प्राइस के अंदर स्टेबिलिटी रहती थी. इंटरनेशनली चाहे क्रूड प्राइस जितना भी फ्लक्चुएट करता रहे या डॉलर फ्लक्चुएट करता रहे, इंडिया में प्राइस INR में पेट्रोल डीजल की प्राइसेस को काफ़ी कंसिस्टेंट रखने की कोशिश रहती थी सरकार की. अब उसके लिए चाहे सरकार को लॉसेस खाने पड़े, डीजल के ऊपर सरकार ने काफ़ी लॉसेस भी खाए हैं इनफैक्ट, लेकिन प्राइस की स्टेबिलिटी को मेंटेन करा है. अब 2014 के बाद हमने नोटिस करा है कि पेट्रोल डीजल के प्राइसेस ऊपर ही ऊपर जाते जा रहे हैं, और सरकार का ये डिसीजन था कि भाई ये जो पेट्रोल डीजल के प्राइस के अंदर जो रिस्क है जो सरकार को बेयर करनी पड़ती है, उस रिस्क को हम क्यों बेयर करें भाई, उसको कंज्यूमर को पास ऑन किया जाए. तो हम पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस को क्रूड के प्राइस के साथ क्लोजली लिंक कर देंगे. गवर्नमेंट ने ये करके अपनी रिस्क एलिमिनेट कर दी कि भाई इंटरनेशनल डॉलर या फिर मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड प्राइस अगर कभी भी फ्लक्चुएट करते हैं तो वो रिस्क अब कंज्यूमर की रहेगी. फिर आ गया भाई कोरोना के अंदर कच्चे तेल एकदम से सारी डिमांड मूवमेंट बंद हो गई, तो कच्चे तेल की डिमांड एकदम नीचे चली गई. पेट्रोल और डीजल इसके साथ में नीचे जाते हुए वापस दिखाई नहीं दिया हमें. मतलब अगर लिंक करना था इसको क्रूड ऑयल के साथ में हमारे पेट्रोल डीजल के प्राइस को, तो वहाँ पे यहाँ कुछ बेनिफिट कंज्यूमर को पास ऑन करना चाहिए था. फिर हो गया रशिया यूक्रेन के बाद फिर से ऑयल प्राइस शॉक आ गया. ऑयल प्राइस शॉक में अब क्रूड ऊपर जाया जा रहा है, और उसके साथ में वापस से पेट्रोल डीजल ऊपर जाते चले गए. लेकिन वो प्राइसेस वापस नीचे नहीं आए. नीचे आए तो सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे थोड़ा बहुत नॉमिनल प्राइस ड्रॉप हमको कंज्यूमर को मिला है, वरना कुछ बेनिफिट नहीं पास ऑन हुआ. तो जब ऊपर जाते हैं प्राइस कच्चे तेल के, डॉलर के, तो फिर उसके साथ में हमारे पेट्रोल और डीजल के प्राइस चढ़ जाते हैं, लेकिन नीचे आने पे वो बेनिफिट कभी भी पास ऑन नहीं हुआ है. 2012 में जब ब्रेंट क्रूड INR में एक बैरल 5 से 6,500 रुपये के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा था, तब पेट्रोल 66 रुपये का था और डीजल 41 रुपये का. 2024 में जब वापस ब्रेंट क्रूड 5 से 6,500 रुपये के बीच में पर बैरल चल रहा था, तब पेट्रोल 95 था और डीजल 88 रुपये था. और यहाँ पर एक्चुअल क्रूड प्राइस हो सकता है हमको 3-4 हज़ार रुपये पर बैरल के बीच में मिल रहा हो रशिया से, लेकिन फिर भी सरकार ने इसको कहीं पे कुछ पेट्रोल डीजल के प्राइसेस को कम नहीं करा और अपने लिए बहुत सिग्निफिकेंट बफर ऑफ कैश क्रिएट करके रखा है. तिजोरी में अच्छा खासा पैसा जमा हुए जा रहा है, क्योंकि पेट्रोल डीजल की एक्चुअल जो कॉस्ट है वो कोई 35-37 रुपये प्रति लीटर है, लेकिन हमको मिल रहा है 90 रुपये 100 रुपये के जोन में पेट्रोल डीजल. और अब CNG की बात करते हैं. CNG की इंटरनेशनल मार्केट्स में 250 से 300 रुपये फॉर 1 MMBTU है, मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स. 1 MMBTU के अंदर रफली 22 किलो की CNG होती है. अब CNG के अंदर तो कोई रिफाइनिंग वगैरह का भी झंझट नहीं होता, तो ये मोर और लेस बस कंप्रेस करनी है और शिप करनी है, बस इतना ही कॉस्ट है. उसके बाद अगर देखें तो CNG की कॉस्ट करीब 12 से 14 रुपये प्रति किलो होती है, और अगर शिपिंग, कंप्रेशन, सारा एंड टू एंड डिस्पेंसिंग सारा मिला करके भी देख लें तो, और रिश्वतखोरी को माइनस करके इंडिया में से, तो फिर 15 से 20 रुपये के अंदर की एक CNG होती है. तो माने इसमें और भी पैसा कमाने को मिल रहा है. दिस शुड गिव यू एन आइडिया कि क्यों सरकार CNG की तरफ ज़्यादा पुश कर रही है पेट्रोल डीजल से हटा करके. इसके अलावा CNG के सस्ते होने का एक कारण और है. CNG इज़ ट्रैश, लिटरली. मतलब CNG कचरा है दुनिया के लिए. सबको ऑयल चाहिए, CNG किसी को नहीं चाहिए. CNG की मार्केट्स बहुत कम है दुनिया में, और CNG बहुत ही सिग्निफिकेंट एक कंट्रीब्यूटर है ग्रीन हाउस गैसेज में. तो CNG को जला देना इज़ एक्चुअली मच less harmful than leaking the CNG into the atmosphere. तो इंटरनेशनल रेगुलेशंस के हिसाब से CNG अगर कहीं पे भी किसी ऑयल एक्सट्रैक्शन साइट पे, कहीं पे ऑयल फील्ड में मिलती भी है किसी में, तो उसको जला देने के नॉर्म्स हैं, रेदर देन उसको हवा में रिलीज़ करने, और उसको ट्रैप करना, कंप्रेस करना, शिप करना, उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है और उसकी मार्केट्स बहुत कम है. इस वॉर के पहले वीकेंड में ब्रेंट क्रूड का प्राइस और नेट गैस का प्राइस, इनको कंपेयर करके देखते हैं. पहले वीकेंड में ब्रेंट क्रूड 16% जंप करा, मैक्स 19% का इसने हाई लगाया, वेरएज नेट गैस ने 4.75% का ही जंप किया और मैक्स 7.75 का हाई लगाया. सेकेंड वॉर वीकेंड में
ब्रेंट 25% जंप करा हमारी मार्केट्स बंद होने के बाद, और मैक्स इसने 42% का हाई लगाया। नेट गैस सिर्फ 13.25% का जंप लगाया इसने, और मैक्स सिर्फ 16.75% ऊपर गया। नेट नेट ब्रेंट क्रूड 46% अप था एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दीज नोट्स, और मैक्स इसने 65% का हाई लगाया था। नेट गैस वॉज 19% अप नेट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ दिस यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट, और मैक्स इसने 23% का हाई लगाया। तो आप देख सकते हैं कि ब्रेंट क्रूड और नेचुरल गैस, इनके बीच में बहुत ही कोरिलेशन तो अच्छा है, लेकिन जंप उतना सिग्निफिकेंट हमें देखने को नहीं मिलता कभी भी। जब एनर्जी के ऊपर मिडिल ईस्ट के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो क्रूड ऑयल बहुत सिग्निफिकेंट जंप्स लगाता है, बहुत वॉलेटाइल है। नेचुरल गैस उतना वॉलेटाइल नहीं है, नेचुरल गैस में किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। जैसे कि रफली जितना भी इम्पैक्ट क्रूड ऑयल के प्राइसेस में हमें देखने को मिलता है आईएनआर में, नेचुरल गैस में उससे रफली आधे का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। इंडिया और चाइना नेचुरल गैस की सबसे बड़ी मार्केट्स हैं, उनमें से इंडिया ही एक्चुअली नंबर 1 है। और दूसरी बात, इंटरनेशनल सीएनजी, इंटरनेशनल नेचुरल गैस के ऊपर इंडिया की डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा नहीं है। इंडिया के अंदर खुद के भी डोमेस्टिक रिजर्व्स हैं सीएनजी के, तो इंपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, लेकिन उतनी स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंसी नहीं है। सो क्रूड ऑयल को ऐसी वॉर सिचुएशंस के अंदर जो रिस्क होती हैं, सीएनजी के ऊपर वो रिस्क नहीं होती हैं। अब क्रूड ऑयल की फ्यूचर में एक्सपेक्टेशंस को देख लेते हैं। इस यूएस ईरान वॉर से पहले क्रूड ऑयल अराउंड 6,500 पर बैरल चल रहा था, और ये अगर 8-9 हज़ार की जोन में जाकर के टच होकर के वापस आ जाता है तो फिर तो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस में कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने पिछले 3-1 साल में बहुत मोटा पैसा जमा करके रखा है तिजोरियों में, हमको 2-2, 3-3 गुना दाम पे बेच करके पेट्रोल डीजल। लेकिन अगर 8-9 हज़ार पर बैरल के जोन में जाकर के ये रुकने लगता है वहाँ पे काफ़ी लंबे समय के लिए, तो वहाँ पे सरकार को थोड़ा अपने कैश फ्लो के अंदर में प्रॉब्लम फील होने लगेगा, थोड़ा पिंच होने लगेगा, और तब पेट्रोल डीजल के प्राइसेस में हाइक हो सकती है। वॉर के सेकेंड वीकेंड में हमने ऑयल फील्ड्स एंड ऑयल रिफाइनरीज दोनों के ऊपर अटैक होता हुआ देखा है, और ये ऑयल प्रोडक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमने 11,000 तक ब्रेंट क्रूड को जाते हुए देखा है आईएनआर में, और 10,000 के ऊपर भी काफ़ी देर सस्टेन किया है इसने। हालांकि फ़िलहाल 10,000 के थोड़ा सा नीचे चल रहा है ब्रेंट क्रूड। ऑयल फील्ड्स एंड ऑयल रिफाइनरीज वो चीज़ें जो कि वॉर अगर आज अभी भी ख़त्म हो जाए तो भी फुल फ्लो में वापस प्रोडक्शन नहीं आ सकता, क्योंकि इन इक्विपमेंट्स को वापस रिप्लेस करने में काफ़ी टाइम जाता है। तो हम 8-9 हज़ार के जोन में एटलीस्ट ऑयल को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये होल्ड करेगा काफ़ी समय के लिए। अब ऑयल प्राइस हाई होने के बाद चाहे हम ब्लैक में भी रशिया से ख़रीदें डायरेक्टली डॉलर को बाईपास करके, तो रशिया के पास पैसा कमाने का स्कोप बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि खाली रशिया पैसा कमा रहा है, अमेरिका भी पैसा कमा रहा है। अगर $100 के ऊपर जहां क्रूड ऑयल चला जाता है, वहां पे अमेरिका को शेल ऑयल बिकम्स एक्सट्रीमली ल्यूक्रेटिव। मतलब अमेरिका विल बी क्वाइट हैप्पी विद $100 प्राइस टैग। वहाँ पे वो अपना खुद का ऑयल सेक्टर को रिवाइव कर सकते हैं, जो कि काफ़ी समय से थोड़ा डाउन चल रहा है शेल ऑयल वाला। नेट गैस के प्राइस के अंदर में, नेचुरल गैस में कोई सिग्निफिकेंट प्राइस हाइक्स की कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। ये यही 300, 350 ज़्यादा से ज़्यादा चला जाएगा, इससे ज़्यादा इसमें मुझे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं दिखाई दे रही ज़्यादा जंप के। अब ये सारे तामझाम का पेट्रोल, सीएनजी और डीजल के, इन तीनों के प्राइसेस में क्या इम्पैक्ट आएगा हमारे लिए पेट्रोल पंप पे, ये समझते हैं। देखो, सरकार के पास अच्छा खासा मोटा कैश बफर तो है, पेट्रोल डीजल से भी क्रिएट हो रहा है, सीएनजी से और भी ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। लेकिन अगर 8-9 हज़ार के जोन में कच्चा तेल होल्ड करने लगता है आईएनआर पर बैरल, द गवर्नमेंट विल स्टार्ट टू रन आउट ऑफ दैट कैश बफर। और यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पेट्रोल डीजल के प्राइसेस में 5 से 10% का हाइक हमको देखने को मिलेगा। इट वोंट बी फ्रेश हाई फॉर पेट्रोल डीजल प्राइसेस इन इंडिया। हमने हाइस ऑलरेडी देखे हुए हैं यूक्रेन वॉर के दौरान, तो उसको तो ब्रीच नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, प्राइस हाइक ज़रूर हमको देखने को मिलेगा 5 से 10% के जोन में। एथेनॉल अडल्ट्रेशन का जो हरकत था, जो गन्ने का जूस मिला रहे थे सरकार, अब उसको जस्टिफाई करना ईजी हो जाएगा सरकार के लिए कि भाई हम इंटरनेशनल क्रूड के ऊपर डिपेंडेंसी अपनी कम करना चाहते हैं, जो भी बहाने होंगे उस टाइम पे, और उस प्रोसेस को और ज़्यादा एक्सेलरेट कर सकते हैं। 30% तक जाने का प्लान है सरकार का, और हो सकता है कि वो प्लान थोड़ा सा एक्सेलरेट कर दे सरकार, होपिंग कि इवेंचुअली जो भी उसको लेकर के हमारे बायर्स के, कंज्यूमर्स के टॉकिंग पॉइंट्स रहे हैं जो उसके अगेंस्ट, एथेनॉल अडल्ट्रेशन के अगेंस्ट, वो होपफुली कि वो तब तक कम हो जाएंगे और तब तक प्रोडक्शन रैंप अप हो जाए। सीएनजी प्राइस के अंदर भी हम 5 से 10% का हाइक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑल्दो सीएनजी के इंटरनेशनल प्राइसेस में कोई प्राइस हाइक की एक्सपेक्टेशन, सिग्निफिकेंट जंप की एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन मार्जिन्स, सीएनजी के अंदर मार्जिन्स बहुत ज़्यादा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कैन एक्सपेक्ट इवन मोर पुश टूवर्ड्स सीएनजी व्हीकल्स और सीएनजी की डिस्पेंसिंग
को लेकर के इंडिया में। इवन विद दिस सिग्निफिकेंट प्राइस हाइक in CNG fuel price, it will still come across as a better product in terms of total cost of ownership. मान लो जैसे गुड़गांव के अंदर 96 रुपये के आसपास का पेट्रोल का प्राइस है, उसमें अगर 10% की हाइक हो जाती है तो ये हो जाएगा 105 रुपये। गुड़गांव में CNG 82 रुपये के आसपास है, इसमें 10% की अगर हाइक हो जाती है तो ये हो जाएगा 90 रुपये। तो जहाँ करंट प्राइस डेल्टा दोनों फ्यूल के बीच में 13.5 रुपये का है, 10% की दोनों को हाइक मिल जाती है तो उसके बाद वो 15 रुपये का हो जाएगा। एट 15 रुपीज़ प्राइस डेल्टा in favor of CNG, कॉस्ट ऑफ ब्रेकिंग इवन दैट अपफ्रंट 90,000 टू 1 लाख रुपए का जो एक्स्ट्रा प्राइस हम CNG गाड़ियों के ऊपर देते हैं, उसको ब्रेक इवन करने के लिए आपको थोड़ा सा और कम टाइम लगेगा। तो CNG विल स्टार्ट टू मेक अ लिटिल मोर सेंस देन बिफोर। अब इसके अलावा पेट्रोल के अंदर जैसे एथेनॉल की मिलावट की बात हो रही है, वैसे ही CNG के अंदर भी बायोगैस की मिलावट को लेकर के थोड़ा सा प्रोसेस एक्सेलरेट हो सकता है इंडिया के अंदर। पेट्रोल, डीजल, CNG ये तीनों तो 5 से 10% की प्राइस हाइक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी भी एक फ्यूल बन चुका है। अब EVs काफ़ी सारी हो चुकी हैं अपने इंडिया में, इनका फ्यूल है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हमारी मेजॉरिटी कोल से प्रोड्यूस हो रही है। कोल हमारे पास अपना खुद का बहुत सारा है, मात्र 20% के आसपास का कोल हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, और वो भी मिडल ईस्ट पे डिपेंडेंसी नहीं है उसके अंदर ज़्यादा। तो इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस में हमको कोई जंप की एक्सपेक्टेशंस नहीं है। माने EV वाले बायर्स की कॉस्ट पर किलोमीटर वैसी ही रहेगी जैसी अभी चल रही है, लेकिन पेट्रोल वालों की, CNG की, डीजल की, उनकी इंक्रीज़ हो सकती है। अब इस सारे US ईरान वॉर वाले तामझाम का इंडिया के ऑटो सेक्टर के ऊपर, कार बायर के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है वो एक बार और समझ लेते हैं। तो 2025 में GST रेट कट मिला है बहुत ही सिग्निफिकेंट ऑटो सेक्टर को, स्पेशली 4 मीटर से कम वाली गाड़ियों को। पिछली बार इतना अच्छा टैक्स में कट जब मिला था तो वो 2008 का रिसेशन चल रहा था। अब ये हो सकता है कि इस टैक्स कट को देख करके हमें हिंट ले लेना चाहिए थोड़ा सा कि वी आर प्रॉबेबली ऑलरेडी इन अ रिसेशन। शेयर मार्केट में शायद वो हमको उसका इम्पैक्ट नहीं दिखाई दे रहा हो, लेकिन सेल्स डेफिनेटली इतनी वीक रही होंगी कि सरकार को ऑटो सेक्टर को टैक्स कट देने की ज़रूरत पड़ी। इसी टैक्स कट में हमने नोटिस करा कि इलेक्ट्रिक कार्स को कोई GST रेट कट नहीं मिला। इसका मतलब सरकार खुद इंटेंशनली पुश कर रही है बायर्स को कि भाई पेट्रोल, डीजल, CNG गाड़ियाँ खरीदो, इलेक्ट्रिक कार्स मत खरीदो। क्योंकि जैसी इलेक्ट्रिक कार्स अगर चाहे फ्लैट रेट पर भी रहें, पुराने रेट पर ही, लेकिन पेट्रोल, डीजल, CNG अगर थोड़ी सस्ती हो जाती है, देन दैट कॉस्ट डेल्टा बिकम्स डिफिकल्ट टू जस्टिफाई फॉर द बायर। तो EVs की सेल्स हमने जब से GST कट हुआ है तब से आप अगर नोटिस करेंगे कि तो थोड़ी थोड़ी ये डाउन या फिर होल्ड ही कर रही हैं, ये कहीं से ग्रो नहीं कर रही हैं। जबकि पेट्रोल, डीजल, CNG गाड़ियों की थोड़ी बहुत सेल्स में थोड़ा बूस्ट भी देखने को मिला है हमको फैक्ट्री डिस्पैचेस में। विद दिस फ्यूल प्राइस हाइक, इलेक्ट्रिक कार्स विल स्टार्ट टू अपीयर वेरी अट्रैक्टिव, क्योंकि उनमें या तो पेट्रोल, डीजल गाड़ियों जैसा ही टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप हमको देखने को मिलेगा गोइंग फॉरवर्ड। CNG कार्स विल ऑल्सो स्टार्ट टू लुक अ लिटिल मोर अट्रैक्टिव, चाहे उसमें भी कंसिडरेबल प्राइस हाइक हमको देखने को मिले, लेकिन वो प्राइस डेल्टा बिटवीन द पेट्रोल एंड CNG विल ऑल्सो ग्रो, विच विल कंटेन द टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप फॉर CNG कार्स। हमें 2026 के कैलेंडर ईयर में गाड़ियों की सेल्स के ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि ऑटो प्रोडक्शन हमारा श्रिंक भी करे 2026 कैलेंडर ईयर में गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम मार्च टू दिसंबर कैलेंडर ईयर में। गुप्त सूत्रों से पता चला है कि सेल्टॉस जो कि अभी अभी आई है, एक वेल प्राइस्ड गाड़ी है, एक वेल लोडेड गाड़ी है, अच्छी दिखने वाली गाड़ी है, और उसके ऊपर ऑलरेडी 20,000 रुपये के कुछ लॉयल्टी या एक्सचेंज कुछ ना कुछ नाम से डिस्काउंट्स ऑलरेडी चल रहे हैं, और ये सब डिस्पाइट द GST कट्स। इसका मतलब कि मार्केट इनहेरेंटली कहीं ना कहीं वीक चल रही है। इसके अलावा हमको इलेक्ट्रिक और CNG गाड़ियों का थोड़ा बहुत मार्केट शेयर गोइंग फॉरवर्ड इंप्रूव होता हुआ देखने को मिल सकता है, और ऑटो सेक्टर काफ़ी फ्रेजाइल सिचुएशन में है राइट नाउ। चलो अब एक बार सारी कहानी को रिकैप कर लेते हैं कि हमारे क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर द इंडियन ऑटो इंडस्ट्री एंड द कार बायर एंड द कार ओनर आउट ऑफ द US ईरान वॉर। पहली चीज़, पेट्रोल, डीजल, CNG के प्राइसेस हमको ऊपर जाने को देखने को मिलेंगे। दूसरा, मार्च से लेकर के दिसंबर तक के ऑटो सेल्स हमको श्रिंक होते हुए देखने को मिल सकते हैं। CNG और इलेक्ट्रिक कार्स का मार्केट शेयर थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है इस टाइम में, क्योंकि उनका टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप विल स्टार्ट टू अपीयर अ लिटिल मोर अट्रैक्टिव गोइंग फॉरवर्ड। इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस के अंदर कोई चेंजेस नहीं होने वाले, क्योंकि कोल का हमारा इंपोर्ट
20% के आसपास का है खाली। अब इसमें आपके लिए जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर आप कार बायर हैं तो ये है कि अगर आपके घर में गाड़ी को चार्ज करने का ऑप्शन है तो फिर यू शुड स्ट्रांगली कंसिडर एन इलेक्ट्रिक कार। इलेक्ट्रिक कार जब से इंडिया में बिक रही हैं तब से लेकर के अब तक मैकेनिकली दे हैव बिकम रिफाइंड इनफ कि उनमें कोई एवरीडे प्रॉब्लम्स आने वाली सिचुएशन नहीं बची हैं अब ज़्यादातर। दे आर ऑल्सो फेयरली रिलायबल। इवन इन द 10 to 15 लाख प्राइस बैंड हमको 300 प्लस की रेंज वाली इलेक्ट्रिक कार्स देखने को मिल रही हैं ऑलरेडी। अगर आपके पास घर में चार्ज करने का ऑप्शन नहीं है तो फिर स्ट्रिक्टली पब्लिक चार्जिंग के भरोसे आप इलेक्ट्रिक कार प्लीज़ मत खरीदना, वो ऑलरेडी सेंस नहीं बनाती है बहुत ज़्यादा, और पब्लिक चार्जिंग के भी कॉस्ट्स हमको ग्रेजुअली ऊपर जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। अंडर 10 लाख के बजट वाले बायर्स के लिए, खास करके अगर आपके पास घर में इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करने का ऑप्शन नहीं है तो फिर सीएनजी को कंसिडर कर सकते हैं। सिटी ड्राइविंग के लिए सीएनजी कार्स के अंदर अब ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन है। टाटा ने ये भी दिखा दिया है कि भाई सीएनजी के साथ ऑटोमेटिक दिया जा सकता है, तो सिटी ड्राइविंग में कहीं क्लच के साथ झंझट पालने की ज़रूरत नहीं है और ओवरऑल रनिंग कॉस्ट भी आपकी कुछ हद तक कंटेंट रहेगी इसके साथ। तो यही था पूरा का पूरा यूएस ईरान वॉर का इंडिया के ऊपर हमारी ऑटो इंडस्ट्री पे, कार बायर पे, कार ओनर पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये वीडियो कैसा लगा हमारे साथ ज़रूर कमेंट्स में शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग V3 कार्स।